नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम रोजाना 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते कि सिर्फ आंसर देखें और आगे बढ़ गए, नहीं। हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, एक कभी कभार एक होता है, कभी कभार एक से ज्यादा होते हैं। तो उन सारे कीवर्ड्स को हम कवर करते हैं ताकि जो हमारा स्टैटिक का पोर्शन है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से कवर होता रहे, है ना। एंड साथ में देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। कि सेंट ट्रिक्स का मतलब है यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना। अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें आप एलिमिनेट करके आगे अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस आपको डेली देखने को मिलती है और दोपहर 2:05 में मैं इन्हें अपलोड कर देता हूँ। अभी तक आपको पता है कि आज डे नंबर 70 है, मतलब 69 डेज में हमने क्या किया आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कोई नया बच्चा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने 2014 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। और डे नंबर 68 से हमने स्टार्ट किया था 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। रोज 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हम डे नंबर 17 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो करेंगे हम 31 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास की तरफ चलता हूँ। इतना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था और आपको पता होना चाहिए कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो। ठीक है। बाकी अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो 1.25 या 1.5 पर वीडियो की स्पीड को करके आप देख लेना। ओके। स्टार्टिंग का पोर्शन अगर किसी ने स्किप कर दिया हो तो सुन लो जी, हम 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं और आज हम 31 से 45 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखो आज के एग्जाम में जो आप देखेंगे, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि हम करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं मंथली करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन अपलोड करता हूं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस 15 क्वेश्चंस, अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 100 में क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, 50 पॉइंटर्स भी मैं आपको देता हूँ जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड होते हैं। ये 50 पॉइंटर्स होते हैं जो भी फैक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, उससे रिलेटेड ये पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा जो मंथ की करंट अफेयर्स है वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाती है और ऐसे क्वेश्चंस जो है सिंपल क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपने 31st क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन से पहले आपको पता है मैं 10 सेकंड्स दूंगा, बट थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है आपको ये बताना है। देखो उस टाइम पर आपको पता है कुछ न्यू एप्स जो है वो लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो अब उन्होंने ये पूछ लिया कि जो ऊपर एप्स दी गई हैं उनमें से कौन सी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब अगर आपको नहीं पता ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे तो लोग क्या करते हैं, जितनी ऊपर दिखी अगर कुछ एक्सट्रीम नहीं दिख रहा तो सारे टिक कर देते हैं और यूजुअली वो करेक्ट भी होता है। ठीक है। तभी किसी भी चीज को हटाओ जब आप प्रॉपरली श्योर हो कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि अभी तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, अगली बार कोई क्वेश्चन आ गया कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते क्या है तो क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, समझ लो और फिर अपना आंसर मार्क कर लो, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। चलिए 10 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए अब देखिए सर, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले देख लेते क्या होता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो पब्लिकली एक्सेसिबल है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर सिस्टम है विच इज, या फिर ऐसे लिख देता हूं, सॉफ्टवेयर सिस्टम, और सॉफ्टवेयर सिस्टम विद publicly accessible सोर्स कोड। ठीक है, तो अब आपको इनमें से बताना था, मैंने क्या बोला है, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम अब इतनी 69 क्लासेस कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ बच्चे हैं, 50 बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो गई होगी। उन्हें पता है कि जब कुछ एक्सट्रीम ना दिखे तो ऑलमोस्ट सारे ही हमारे ऑप्शन जो है वो ठीक होते हैं हमेशा ही। ठीक है, हमने ये प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके सीख लिया। तो बिल्कुल, आरोग्य सेतु हुआ, कोविन हुआ, डिजी लॉकर हुआ, या फिर दीक्षा ऐप जो है, ये सारी की सारी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो ये बात एकदम करेक्ट है। अब उस टाइम पर न्यूज में चल रही थी, करंट अफेयर्स में थी, तो पूछ लिया गया। ठीक है, अब फिर से इनका पूछा जाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसीलिए अभी जो करंट अफेयर चल रही है आप उसे कवर जरूर करिए। अब ऐसे ही उस टाइम पर वेब 3.0 जो था न्यूज में था, तो पूछ लिया गया। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 का मतलब है जो थर्ड जनरेशन है, जैसे वेब 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर अब 3.0 आया, तो ये जो है ये क्या है? ये थर्ड जनरेशन का वेब है, थर्ड जनरेशन। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है क्या नहीं है, मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन आगे ऐड करी है, बट फिर भी मैं आपको 3 स्टेटमेंट है तो 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको क्वेश्चन पे चलने से पहले, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने यूपीएससी की लैंग्वेज समझी है अब तक, उससे आप इसको लल्लू पंजू क्वेश्चन है कर जाओगे। ठीक है, चाहे आपने पढ़ा भी ना हो वेब 3.0 के बारे में, बट फिर भी नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये थर्ड जनरेशन की इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो कि पहले क्या होता था, वेब 1.0 में 2.0 में देखा गया, जो डेटा होता था वो सेंट्रलाइज्ड होता था। ठीक है, बट 3.0 में ये देखा गया कि इस प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज किया गया। तो पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यूजर सेंट्रिक मॉडल है, जब कोई चीज डिसेंट्रलाइज हो गई है तो ऑब्वियसली वो यूजर सेंट्रिक मॉडल पर बेस्ड होगी। ठीक है, प्लस ये जो यूजर सेंट्रिक मॉडल है ये किस पर बेस्ड है? ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, और जब ब्लॉकचेन की बात चल रही है ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन की बात चलेगी, तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, जो वेब 1.0 आया उसे रीड ओनली बोला, फिर रीड राइट आया, वेब 3.0 आया तो ये क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैरेक्टराइज कैसे किया गया है? रीड राइट एग्जीक्यूट वेब। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेब 3.0 क्या कर रहा है, क्या उसमें हो सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेब 3.0 है क्या। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कीवर्ड्स को यूपीएससी रिपीट कर देता है, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म को चेंज कर दे, स्टेटमेंट्स को चेंज कर दे। इसलिए आपको याद रखना है कि 3.0 क्या होता है। फोकसिंग ऑन ओनरशिप ऑफ डेटा, वही डिसेंट्रलाइज्ड है, यूजर सेंट्रिक है, ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो ओनरशिप पर बात करेगा, वो डेटा की प्राइवेसी पे बात करेगा। प्लस इंटरमीडिएटरीज, मतलब कि जो मतलब कि बीच में, जैसे ब्लॉकचेन में क्या होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो बीच में जो इंटरमीडिएटरीज है उन पर रिलायंस कम हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। बिल्कुल, मैंने क्या बोला था अभी आपको, ये पीपल सेंट्रिक है। ठीक है, पीपल सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। वेब 3 वर्ल्ड जो है, 3.0 वर्ल्ड, देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। अब देखो, जब कैन लिख दिया, ठीक है, तो हमें पता है वैसे तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है ही, लेकिन कैन लिख दिया तो स्टेटमेंट को और ज्यादा इन्होंने अप्रोप्रिएट कर दिया, तो एकदम बात ठीक है। ठीक है,
वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। जब उन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि पीपल अपना डेटा खुद कंट्रोल कर सकते हैं, फिर इन्होंने बोल दिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली फिर यूजर कलेक्टिवली उसे ऑपरेट करेंगे, ये तो बात अपने आप ही लाजमी हो जाती है। तो मतलब अगर आपको ये थोड़ी सी भी नॉलेज है फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, तो इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट होनी ही होनी है। समझे इस चीज को? तो 1 2 3 जो है तीनों करेक्ट है। तो मैं वही बोलता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एग्जाम में। आपको ऐसा होगा कि जो आपको करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, आपको हर एक करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पता होगा, हर एक क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, बट वहां पर क्या है कि आपको जिसे हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखना है और अपने दिमाग को इस तरीके से यूज करना है कि कॉमन सेंस जो है उसे लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि नाउ डेज कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस जो कॉमन होनी चाहिए थी आज के टाइम पे कॉमन नहीं है, तो आपके आपके साथ ऐसा केस नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सोच के रखना। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अब नहीं पढ़ा अगर किसी ने तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर वही मैंने आपको बोला, यूपीएससी की लैंग्वेज को देख के आप पता कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और आपको ये भी बात समझ में आएगी कि करंट अफेयर्स को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ, अगर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, करंट अफेयर्स बहुत वाइड है। एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो करंट अफेयर्स जितनी भी आ रही है वर्ल्ड में, वो आपका सिलेबस है। बट द थिंग इज दैट कि आप नहीं कर सकते ना सब कुछ, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आप क्या करिए, आप उतना करिए जितना जरूरी है। ठीक है, आप हर एक चीज के पीछे मत भागिए। अब वैसे भी टाइम कम बचा, आप सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिर्फ उतना करिए जितना जरूरी है। और बाकी मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई बहुत ही उल्ट पटांग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे आप स्टेटमेंट को इजीली एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो, पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी कोर सब्जेक्ट्स की और करंट अफेयर्स के बेसिक नॉलेज। ठीक है। अब देखो जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, वैसे मैं अभी आपको आगे बता दूंगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है। आप पहले इधर आओ। सास बायर्स मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के जो बायर्स हैं, कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस, कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डेटा फील्ड्स। अब मुझे पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि चलो ये काम हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो ना, क्या हो गया, नहीं पता तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया सास यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ गलत नहीं लग रहा। ठीक है, ओके। बोला गया हॉटमेल, आउटलुक एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ एसएएस। मैंने एक क्या बात बताई थी, जब भी स्टेटमेंट बहुत सिंपल दी गई होती है, एग्जांपल्स दिए गए होते हैं, तो यूजुअली यूपीएससी उन्हें करेक्ट नहीं करता। उन्हें जब इनकरेक्ट करना होता है किसी चीज को, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है वो स्टेटमेंट को कैसे मोल्ड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सही मानेंगे। जब आपने ये दोनों चीजें देखी, अब जरा ना इन एग्जाम्पल से पहली वाली स्टेटमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करो। आपको चलो हॉटमेल के बारे में नहीं पता, आउटलुक के बारे में नहीं पता, याहू के बारे में तो पता है। अब याहू याहू के हिसाब से इसे देखो कि क्या जो याहू के यूजर्स हैं, क्या वो अपने यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या वो अपने डेटा फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आपने एग्जाम्पल की हेल्प से इसे देखना चाहा, तो आपको समझ आया हाँ जी, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा, जब बहुत कुछ एक्सट्रीम नहीं दिया ना आपके स्टेटमेंट्स में, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड स्टेटमेंट्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, प्लस जो आपके मतलब मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, वहां पे डिफरेंट जो है वो लैंग्वेज समझनी पड़ती है आपको, बट मैं अभी करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। तो बहुत एक्सट्रीम ना दिया हो तो आप मान के चलिए वो करेक्ट ही है। ठीक है, तो ये 1 2 3 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एस को समझ लो। एस का ना सिंपल सा मतलब है, यहाँ जो भी लिखा है पढ़ लेना, बट मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ एस का मतलब क्या है। एस का मतलब क्या है कि ये क्या है कि एक ऐसी मतलब की सर्विस है जो वेंडर आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना पड़ता। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना पड़ता।
ठीक है। जैसे आप यूजुअली क्या करते हो, आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, मतलब कोई भी अगर आपको चीज यूज करनी है, तो जैसे मेरे को ओबीएस स्टूडियो को यूज करना है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसकी ऐप डाउनलोड करी, ठीक है। बट जैसे याहू हो गया, आउटमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, इनकी आप अगर ऐप डाउनलोड नहीं भी करेंगे, तो आप इन्हें वेब पे जाकर, चाहे क्रोम हो, एप्पल का सफारी हो, कुछ भी हो, वहां जाके आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इनकी ऐप डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं है। समझे इस चीज को? तो इसके क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप वेब पर जाकर उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, और वो जो वेंडर है वही उसके अपडेट्स अपने आप कर देगा, सिक्योरिटी अपने आप प्रोवाइड करेगा, और उसकी मेंटेनेंस जो है अपने आप करेगा। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिन भी ऐप्स के लिए, तो उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए, आपको पता है, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में डालनी पड़ती है, अपडेट्स आपको बार बार करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है, उनमें आपको, उन सर्विसेज को आपको उनमें ये सारे काम नहीं करने पड़ते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। ये तीन चीजें जहां आपको स्टेटमेंट में दिख जाए वही आपका आंसर है, ये समझ जाना, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा गया फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मतलब कि तोड़ तोड़ के, है ना, तोड़ तोड़ के। ऑर्बिटल मींस कि कहीं ना कहीं ऑर्बिट की बात चल रही होगी। बॉम्बार्डमेंट मतलब किसी तरीके से उसको पुश मिल रहा होगा किसी चीज के लिए, और ऐसा सिस्टम है। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये अर्थ है, ठीक है, मान लो ये अर्थ की ऑर्बिट है, मैं इधर बैठा हूं मान लो, ठीक है, मेरा देश यहाँ पर है। मैंने क्या किया, यहां से एक मिसाइल को लॉन्च किया ऑर्बिट में, किसकी हेल्प से, जो भी मैं, मतलब कि मतलब कि रॉकेट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसकी हेल्प से मैं क्या किया कि इसको मैं इस ऑर्बिट तक ले गया, ठीक है। इस ऑर्बिट तक ले जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन छोड़ दिया, जो मैं जिसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल बॉम्बार्डमेंट करके, या फिर किसी भी तरीके से जो मैं इसको थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मैंने रोक दिया। अब ऑर्बिट की हेल्प से ये अपने आप रिवॉल्व कर रहा है। अब मुझे जिसे अटैक करना है वो मान लो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे ही मुझे पता है कि मैं टारगेट तक पहुंचने वाला हूं, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से थ्रस्ट प्रोवाइड करूंगा, और क्या करूंगा, अपने टारगेट को हिट करूंगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जिसमें जो मिसाइल है वो ऑर्बिट की हेल्प से अपने टारगेट तक पहुंचती है, और उसके बाद उसे थ्रस्ट प्रोवाइड कर कर टारगेट को हिट किया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ। तभी डी ऑर्बिट होगा जब उसे टारगेट को हिट करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो सोवियत यूनियन ने है उसने इसे डिजाइन किया था, और उसकी वजह से न्यूज में था। तो फिर ये जो है मतलब कि मतलब ये टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। सब करंट अफेयर्स रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। कोल्ड वॉर एरा में इसको यूज किया जाता था एज अ वेपन, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ होगा, 20 साल पूरे हो गए, 30 साल पूरे हो गए, ऐसा हुआ होगा, तो इस वजह से पूछ लिया। तो मैं वही कहता हूँ, करंट अफेयर्स आप करते रहेंगे, तो फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस भी ठीक होते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन एकदम लल्लू पंजू, और मतलब कि सबसे लल्लू क्वेश्चन था ये। क्यूबिट। अबे भाई, क्यूबिट को तो बोलते ही क्वांटम बिट है, और जब क्वांटम बिट बोलते हैं तो वो ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटिंग में ही यूज होगी, और किस में यूज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो जरा, याद रखना, क्यूबिट जो है ना, और क्लासिकल बिट में डिफरेंस क्या है। क्यूब जो क्लासिकल बिट्स है, क्लासिकल बिट्स हैं, वो डेटा को स्टोर करती है 0 और 1 की फॉर्म में। बट जो क्यूबिट है, वो 0 की फॉर्म में करती है, 1 की फॉर्म में करती है, एंड बोथ साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली,
इन दोनों को साथ में भी डेटा, मतलब इन दोनों को जैसे 01 हो गया 10 हो गया, इनको साथ में यूज कर कर भी डेटा को सेव करती है, बट इधर सिर्फ 0 या 1 में डेटा को सेव किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए ये क्यूबिट जो है वो अलग है क्लासिकल बिट से, क्लासिकल बिट से। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका यूज किया जाता है। आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, क्यूबिट जिसे क्वांटम बिट भी बोलते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप सेव करते हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है 0 1 और बोथ साइमल्टेनियसली वाया सुपर इम्पोजिशन। ये याद रखना, सुपर इम्पोजिशन 0 और 1 को साथ में कैसे यूज कर रही है उसे क्या बोलोगे आप, सुपर इम्पोजिशन बोलोगे, याद रखना। ठीक है, क्लासिकल बिट में क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन यूज नहीं होती, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को सेव किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं क्वांटम बिट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, क्वांटम पार्टिकल्स जो है उनको यूज किया जाता है, जैसे कि फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 36 क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन हो गए ना। अब अपना अनुमान लगा लेना कि 5 में से कितने ठीक हुए, क्योंकि आपको पता है डेली की आपकी एक एक्सरसाइज है कि मुझे आपको आपको मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बताना होता है कि 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे आपका नाम भी पता चलेगा, ये आपको खुद भी पता चलेगा कि मेरे कितने जो क्वेश्चन है वो ठीक हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, और डेली लेवल पे मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है ये है, शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, इसमें से कौन सी है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है कि जो ज्यादा दूर तक जो है वो कम्युनिकेशन को प्रोवाइड ना करे, सिंपल सी बात है। ये जो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है ये क्या है, सीसीटीवी है, याद रखना, इसका फुल फॉर्म है ये सीसीटीवी का। ठीक है, अब आप शायद क्वेश्चन को कर पाए, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा यहाँ पर सीसीटीवी आपको पता है उसकी जो रेंज होती है, उस डिवाइस की जो रेंज होती है ऑब्वियसली बहुत बहुत ही कम होती है ना। तो ये तो सिंपली आपको पता है करेक्ट होना ही है ना। एक घर में लगा होगा या एक बिल्डिंग में लगा होगा, उतनी ही उसकी रेंज होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब दूर खड़े हो तो, मतलब कि बहुत किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हो तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, नहीं, ये कुछ फ्यू मीटर्स तक की ही इसकी रेंज होती है। तो ऑब्वियसली क्या है, ये भी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, अब उन्होंने बोल दिया लोकल एरिया, तो लोकल एरिया का मतलब ही ये है कि शॉर्ट रेंज डिवाइस है, करेक्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 जो है वो तीनों ही करेक्ट है, लेकिन मैं ये बोलूंगा आपने अभी देखा होगा कि ऑप्शंस में तीनों ही करेक्ट हो रहे हैं यूजुअली, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इस मतलब कि उसमें मत रहना गलत फहमी में कि सारे के सारे ऑप्शन हमेशा ठीक होते हैं, नहीं। अगर 5 ऑप्शन आ जाए, 6 ऑप्शन आ जाए, तो भाई हमेशा ये होता है कि कुछ ही ऑप्शन उनमें से ठीक होंगे, जैसा अभी आगे आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, 3 में यूजुअली ऐसा होता है कि सारे करेक्ट हो, बट फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, डायरेक्टली बस मार्क करके आगे मत बढ़ जाना। अब ऐसे ही यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको समझाया हुआ है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोफिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ बायोफिल्म्स होती क्या है। देखो, ये एक्चुअली जैसे कोई भी बायोटिक या ए बायोटिक चीज है, बायोटिक है, बायोटिक है या कोई भी ए बायोटिक चीज है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ना। ये लेयर किसकी होती है,
ये लेयर आपको बैक्टीरिया की देखने को मिल जाएगी, फंगी की मिल जाएगी, मतलब किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ये जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, इस लेयर को ही बायोफिल्म बोलते हैं। बायो का मतलब जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपके पास कितना टाइम दूं इसके लिए? 10 सेकेंड्स बहुत है। चलिए, पहले ना मैं आपको बता देता हूँ बायोफिल्म्स क्या है, क्योंकि देखो बायोफिल्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, आगे जाके इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको कुछ की थिंग्स है जो पता होनी चाहिए। देखो, ये क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बायोफिल्म्स क्या है? ये स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी, फंगी भी, प्रोटिस्ट भी। ये क्या करते हैं? ये एक लेयर बना देते हैं, किसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस की, किसके अराउंड? किसी भी बायोटिक या ए बायोटिक सरफेस के। ठीक है, मतलब कोई भी ए बायोटिक या बायोटिक चीज है, उसके अराउंड ये ऐसे एक लेयर बना देंगे। ठीक है, और ये लेयर किस चीज की होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस की। ये लेयर कौन बनाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। कौन कौन से जी? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको हर जगह दिखाई दे। ठीक है, तो मतलब कि हर जगह दिखाई दे, क्यों? क्योंकि ये किसी भी बायोटिक और एबायोटिक के बाहर लेयर बना रहे हैं, तो आपको ये हर चीज हर जगह दिखाई देगी, है ना? तो ये है जो आपको बायोटिक बायोफिल्म्स के बारे में पता होना चाहिए था। अब जरा आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये बोला गया, बहुत सिंपल है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यू। कैन, कि ऐसा वो कर सकता है। ये तो नहीं बोला ना कि सिर्फ यही कर सकता है। करेक्ट है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेसेस। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? बायोटिक हो, एबायोटिक हो, दोनों सरफेसेस के अराउंड ये क्या करते हैं? ये लेयर बनाना शुरू करते हैं। एकदम ठीक है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, की ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो बायोफिल्म्स है। ये बात भी एकदम करेक्ट है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 1 2 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। मैं वही बोल रहा हूं, जब तक चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना दी गई हो, आप उनको सही मानो। या तो फिर उस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल स्टेटमेंट्स बनाई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, तो यूजुअली सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट ही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका प्रमाण आगे दूंगा। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये एग्जिबिटिंग हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या? बायोफिल्म्स। और इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आया था। और इस क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बायोफिल्म्स, इसी की वजह से ये न्यूज में था उस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रोबायोटिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लैंग्वेज को समझ के, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर जो आपने क्वेश्चंस करे जिसमें तीन तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो रही हैं, और जो ये क्वेश्चन है जिसमें एक गलत है बिल्कुल ही, वो क्यों गलत है? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे उस स्टेटमेंट में जब उन्हें गलत करवानी होगी। जैसे प्रोबायोटिक्स, है ना? प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, या मैं बोलूं कि गट सिस्टम जो है आपको, उसको स्ट्रांग रखते हैं। ठीक है, ताकि आप डाइजेशन आपका जो है बॉडी में वो अच्छा हो पाए। प्रोबायोटिक्स हम उन्हें बोलते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को। अब बोला गया है कि प्रोबायोटिक्स जो है वो दे आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल एकदम ठीक है। अब आप इस बात को समझना, देखना। The organisms in probiotics are found in food we digest। वो यहां छोड़ सकते थे ना, खुद दिमाग लगाओ। उन्होंने आगे ये क्यों लिखा? बट दे आर नॉट नेचुरली अकर इन आर गट। भाई, ये नेचुरली भी अकर करते हैं। ये आपको आपकी बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों में जब इनकी कमी हो जाती है, तो वो ऊपर से जो प्रोबायोटिक्स हैं उसकी गोलियां खाना शुरू करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि नेचुरली अकर नहीं होते। और मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने आपको एक्स्ट्रा समझाया
उन्होंने आपको एक्स्ट्रा समझाया, और जब उन्होंने आपको एक्स्ट्रा समझाया तो ये समझ लो कि उन्होंने आपको एक्स्ट्रा घुमाया, जो कि वो करते हैं जब उन्हें स्टेटमेंट को गलत करना होता है। और ये चीज आपको जान लेनी है, ये चीज आपको पहचान लेनी है, समझे इस चीज को। फिर उसके बाद क्या है, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। ये तो नहीं बोला सिर्फ इसके डाइजेशन में काम करती है, बोले कि इसके डाइजेशन में काम करती है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, समझो, ढूंढो सिंपल स्टेटमेंट्स को, समझने की कोशिश करो, एकदम ठीक है। जहां उन्हें गलती करनी है मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आपको मैं बता देता हूँ, चलो बोल ही देता हूँ मैं। आप क्या पढ़ेंगे मैं ही बता देता हूँ। ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। बट अगर बहुत ही गर्म चीज कुछ है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ, अगर एक्सट्रीम हीट है या कोल्ड है या एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करी हुई है फूड की, ठीक है, तो उस टाइम पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उस फूड में। इस चीज को याद रखना, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ये क्या करते हैं, ये एडमिनिस्टर करते हैं आपके गट को, ठीक है, मतलब कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एनहांस करते हैं, उसको बेटर करते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन एंड मैनेज कंडीशन लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है उन्हें, उनकी बॉडी में वो दूध उनको पचता नहीं है ना। तो ये सारी चीजें ठीक होती है अगर प्रोबायोटिक्स अच्छे हैं आपकी, मतलब कि एक एडिक्वेट अमाउंट में आपकी बॉडी में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो, ठीक है। किस किस चीज में हेल्प करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन जो सूजन है अगर बॉडी में अंदर, तो उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, स्किन कंडीशंस को बेटर करते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं आपको, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, इडली डोसा, ढोकला, ठीक है, इन चीजों में मिलते हैं। ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं। अब क्या है ना, आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक होते हैं प्रोबायोटिक्स, एक होते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स अगर अगली बार आगे तो कंफ्यूज मत कर जाना उन्हें प्रोबायोटिक्स से। प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है वो नॉन डाइजेस्टेबल फूड कंपोनेंट्स जिन्हें हम फाइबर बोलते हैं, जो कि इन बैक्टीरिया, इन लाइव बैक्टीरिया का फूड होता है। इनको भी तो खाना चाहिए, ये कैसे काम करेंगे। तो इनका जो फूड है वो फाइबर है, जिसे हम नॉन डाइजेस्टेबल फूड कंपोनेंट्स बोलते हैं, वो प्रीबायोटिक्स बोलते हैं उन्हें। मतलब इन प्रोबायोटिक्स के खाने को क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक्स बोलते हैं, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्यों, ये उस टाइम के हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पर सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, स्पुतनिक वैक्सीन हो गई, कोवैक्सीन हो गई, ये उस टाइम पर न्यूज में थे, तो इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको बताऊंगा, आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को टाइम देंगे जिसमें हमें कुछ समझ देखने को मिलेगी, ठीक है। या तो हमें क्या होगा, हमें कुछ पॉजिटिव आगे के लिए मिल सकता है, आगे के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोक्योर्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको यूज करके नहीं हुआ था, ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म को यूज करके हुआ था, ठीक है। स्पुतनिक वैक्सीन जो है इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। उस टाइम पर आपको इन सबके बारे में पता होना चाहिए था, आज के टाइम पे इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 2 3 करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। जिस चीज पर टाइम देना उस चीज पर टाइम देंगे, ये है एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। और इस बार तो ये आपको फिर से पूछा ही जाएगा, और मैं बता देता हूँ आपको क्या पूछा जाएगा, सोलर रेडिएशन स्टॉर्म के ऊपर क्वेश्चन इस बार आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज तक की लास्ट 2 डेकेड्स में, 23 ईयर्स में अगर टू बी प्रिसाइज मैं बोलूं, तो लास्ट 23 ईयर्स में आपको सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म, सोलर रेडिएशन स्टॉर्म इस बार देखने को मिला, जिसके ऊपर मैंने एक 15 मिनट्स की वीडियो भी बनाई थी। ये 15 मिनट्स की वीडियो कौन सी है, ये वही वीडियो है जो मैं आपको डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक करवाता हूँ। उसमें एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर रेडिएशन स्टॉर्म, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सोलर स्टॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब उसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो जिसने वो क्लास देखी है उसे समझ में आ गया होगा भाई इसका सही आंसर क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली बेसिस पे जो मैं चीजें करवा रहा हूँ आप उसे जरूर करिए, ज्यादा टाइम नहीं है, खाते पीते 10 से 15 मिनट की क्लास है, ले लो,
आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी आगे जाके, आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो 15 सेकेंड्स दूंगा इसके लिए, आप आराम से पढ़ो, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सात के साथ है, सात के साथ ठीक नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। जब भी आपको तीन से ज्यादा दिख जाए ना तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, सारे करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए। और अगर होंगे तो तभी होंगे जब वो बहुत बेसिक होगा और आपका कॉन्सेप्ट कह रहा होगा कि हाँ चारों के चारों ठीक है, पांचों के पांचों ठीक है। ठीक है, तो आपके पास कितने 15 सेकेंड्स है, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा। सोलर स्टॉर्म होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो ये सन है, ये सन है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे चल लेंगे, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस तो होते रहते हैं। क्या होता है कि ये सन है, इसका जो इक्वेटर है, इसका जो इक्वेटर है और इसका जो पोल है, उनकी जो रोटेट करने की वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ के जो मैग्नेटिक फील्ड है पोल्स की और जो इक्वेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम नहीं रहती। ठीक है, इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में एंटैंगलमेंट होती है, मतलब कि वो आपस में क्या होता है, आपस में वो उलझ जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि कभी कभार वो मैग्नेटिक फील्ड, बस अपने दिमाग में धागे धागे की तरह से समझने की कोशिश करो, जो धागा होता है ना उसकी तरह समझने की कोशिश करो। ये एंटैंगल होती है, एंटैंगल होने के बाद ये कट होती है और फिर अपनी अलाइंड जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जाके जुड़ जाती है। बट ये जो कट एंड पेस्ट का जो प्रोसेस होता है ना, इसके टाइम पर एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सोलर फ्लेयर है ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बड़े लेवल पे निकलती है। ठीक है, इसमें से जो आयंस है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर निकलते हैं बड़े लेवल पर और सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और ये जो सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, अगर ये देखो, अगर ये बहुत ही नॉर्मल है, इनकी वेलोसिटी कम है, तो उसे आप सीएमई बोलोगे, कोरोनल मास इजेक्शन। पर अगर ये बहुत फास्ट है, ठीक है, इनकी स्पीड इतनी होती है सोलर स्टॉर्म की कि 8 मिनट के अंदर ही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसे हम सोलर स्टॉर्म बोलेंगे। प्लस एक और चीज आपको याद रखना है कि ये निकलते कहाँ से हैं, निकलते हैं सन स्पॉट से। सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट होता है एक डार्क एरिया जो सन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ये डार्क एरिया बाकी आसपास के जो एरिया होते हैं उसके मुताबिक थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा क्यों होता है, ठंडा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको चार्ज पार्टिकल्स निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे फोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब आ जाओ इधर। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जब भी सोलर स्टॉर्म आती है तो उस टाइम पर उसमें चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं जो इन नेविगेशन सिस्टम और जो जीपीएस सिस्टम है उनकी जो रेंज है उसके साथ जैसे हम कहें कि उसमें डिसरप्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, यार देखो एक चीज समझना, सबसे पहले तो सुनामी अगर होती भी तो सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में होती है, कि वैसी गलत है। सोलर मास इजेक्शन हो गया, सोलर स्टॉर्म हो गया, कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है सुनामी से। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता होता ना, आप इसे छोड़ भी देते तब भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे, अभी थोड़ी देर में देखना।
पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज। जब चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स आपको अर्थ पे आते हुए दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पावर ग्रिड्स हैं, आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, इनमें तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स जो है उनके एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं ना। इंटेंस अरोराज, इसी की वजह से न्यूज में था कि अभी जो ये सोलर स्टॉर्म हमें देखने को मिली थी रिसेंटली, उसमें जनवरी में ही उसमें हुआ क्या कि यूजुअली ये अरोराज जो है ये क्रिएट होते हैं पोल्स पे, बट क्योंकि ये इतना चार्ज पार्टिकल्स इतने ज्यादा आ गए थे सोलर स्टॉर्म की वजह से, तो ये जो अरोराज है हमें फार थोड़ा सा मतलब कि यूरोप तक में देखने को मिला, नॉर्थ अमेरिका तक में देखने को मिले अरोराज, जो यूजुअली पोल्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम ठीक है कि अरोराज क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, मैग्नेटोस्फेयर जो है हमारे अर्थ का जो अपना एक प्रोटेक्शन सिस्टम है उससे टकराते हैं वहां पर, इसीलिए आपको अरोराज देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर को डकर उन्होंने जानबूझ के दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा सोलर स्टॉर्म दे रहे ना, तो ये समझेंगे कि वहां से आग आ रही होगी और उस वजह से क्या है यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो जाएगा। नहीं, चार्ज पार्टिकल्स है भाई, आग लग ही नहीं सकती, ठीक है, कोई मतलब नहीं है आग का। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब, मैंने यही बोला, जब जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम फेल हो रहा है, उनमें डिसरप्शन देखने को मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि सैटेलाइट जो है जो ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है, उनमें क्या है, उनमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, इसी वजह से तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सिक्स स्टेटमेंट तो वैसे करेक्ट थी, कनेक्टेड थी, तो जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है और सिक्स स्टेटमेंट नहीं है, वो तो वैसे ही गलत हो गया, सिर्फ ये दोनों बची थी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रेडियो कम्युनिकेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड, बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें मैं आपको उस सेशन में 15 मिनट के सेशन में समझा चुका हूँ कि पोलर रीजन में आपको ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है, और इस वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वहां का एयरक्राफ्ट का वो फेल हो सकता है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि उस टाइम पर या तो डाइवर्ट कर दिया जाता है फ्लाइट्स को, या तो फिर हम कहते हैं डिले कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1346 करेक्ट है, कोई भी सुनामी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई फॉरेस्ट फायर से, कोई आग नहीं आ रही वहां से, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई है वही मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो मैं आपको ना एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैंने क्या नाम से प्लेलिस्ट है, हाँ, डेली करंट अफेयर्स सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ना। आप उसके थंबनेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऊपर से फिफ्थ या सिक्स्थ वीडियो ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 41 की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बट फिर भी आपको मैं टाइम देता हूँ, ले लो यार 10 सेकेंड्स का ले लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखिए, देखो यार, ऐसी चीजें जो है ना यार, आप तभी कर सकते हो जब आप करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो। मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि एग्जाम से 2 महीने, 1 महीने के अंदर ही मैं BT 365 पढ़ के सब कुछ कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए मंथली करंट अफेयर सेशन भी लाता हूँ, और डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है उसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप उनसे जुड़िए, आप उनको सॉल्व करिए, आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स को आप कर सकते हो, वहां पर ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मतलब वहां पे मैं ये चीजें करता रहता हूँ, तो बताता रहता हूँ आपको, तो वो जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है ये एक्चुअल में है क्या, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये क्या है कि ये एक डेटाबेस बनाया गया है जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कोलिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अभी ना इसके बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, क्या है क्या नहीं है, आगे जाकर इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जहां पर वो आपको गलत करवा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले, ये 2009 से डेटा प्रोवाइड कर रहा है क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, और
ये एक इंडिपेंडेंट साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट है बाय क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। दोनों को प्लीज याद रखना इनके नाम को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के जो क्लाइमेट एक्शंस है ना अगेंस्ट पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हमें टेम्परेचर रखना है अर्थ का, उसको ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहे अपने आप थोड़ा और, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर वो घुमाएंगे तो यही इसी के अराउंड घुमाएंगे, और मेजरली वो इन दोनों को ही गलत करेंगे। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की जगह कुछ और डाल देंगे, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आपको लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे, ईपी 100 नहीं पढ़ा था, क्लाइमेट ग्रुप क्या है नहीं पढ़ा था, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस से, क्योंकि वहां पर जो आपको चीजें बताई गई थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना दिया गया, प्लस अपनी कॉमन सेंस से इसे कर सकते हो, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको मैं 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, प्लीज इसमें अपनी कॉमन सेंस और अपने एनालिसिस और अपने एप्टीट्यूड को यूज करो और फाइंड करो कि क्या गलत स्टेटमेंट इनमें से है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शंस देख के आपको पता चल रहा है, सॉरी, ऑप्शंस देख के आपको पता चल रहा है 5 स्टेटमेंट है, या तो मैक्सिमम 2 गलत है, या तो मिनिमम जो है वो 0 गलत है, मैक्सिमम 2 गलत है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि एक तो होगी, मैंने आपको बताया 5 स्टेटमेंट और पांचों की पांचों करेक्ट देना, यूपीएससी बहुत कम कर सकता है ऐसा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, तो इस वजह से ढूंढो। 20 सेकेंड्स आपके पास। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं सारी स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, जो मुझे लगेगा ठीक है उसको मैं ठीक मान लूंगा, जो मुझे लगेगा गलत है उसको मैं गलत मान लूंगा, जो मुझे नहीं पता मैं उसमें डैश मार के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब ये बोला गया है द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पता नॉन प्रॉफिट है या नहीं है। फिर उसके बाद दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय द बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम, ठीक है, मुझे नहीं पता, डैश मार दो, आगे बढ़ो। मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से आप इसे एग्जाम में देखेंगे। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हाँ, अब कुछ समझ में आया, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत बार प्रीवियस ईयर में मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं तो ये इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन बनाने वाले थे, तो मैंने इसे अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100। अब पता क्या हुआ, मुझे दिखा कि दो जो है वो यहाँ पर मतलब कि एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एजेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और मुझे पता है कि ये यूजुअली क्या करते हैं, जब किसी बड़ी एजेंसी को ऐड करते हैं, किसी बड़ी एजेंसी को इंक्लूड करते हैं, तो ये चीज़ों को गलत कर देते हैं। मुझे इतना पता है इनके बारे में। तो मुझे लग रहा था कि जब क्लाइमेट ग्रुप है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो तो 5 E's पे काम करता है, वो एनर्जी से रिलेटेड ही सारा काम करता है कि कैसे एनर्जी को, मतलब कि रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, ये करना है वो करना है, उसका क्लाइमेट ग्रुप से रिलेशन तो कुछ भी नहीं है। मुझे इतना तो पता है कि इनके बीच में रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्लाइमेट एक्शन पे बात कर रही है, अगर मैं पहली स्टेटमेंट को सही मानता हूं तो, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसके साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो तो आप डैश मार के आगे बढ़ो, बट मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। फिर बोला ईपी 100 के बारे में बताया, चलो पढ़ लेते हैं। ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस वाइल डिलीवरिंग ऑन एमिशन रिडक्शन गोल्स। मैंने आपको बताया, जब भी किसी चीज के बारे में बताया जाता है, कोई भी मतलब प्रोग्राम है कुछ भी है, तो वो यूजुअली गलत नहीं होता है, ठीक है, जब भी उसकी डेफिनेशन दी जाती है। तो ये बात एकदम मैं ठीक मानूंगा, क्योंकि मेरे को यूपीएससी की लैंग्वेज के बारे में पता है, मैंने उसकी लैंग्वेज को समझा हुआ है, ठीक है। फिर मुझे समझ में आता है कि सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ ईपी 100, ठीक है, सम बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, एनर्जी इनोवेशन से रिलेटेड ये बात करें, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड ये बात करें, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, चलो ठीक है।
अब मैं अभी तक दो स्टेटमेंट के हिसाब से चलता हूं, मुझे क्या क्या मेरी स्टेटमेंट जो है मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। मेरे को पता चला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों नहीं आ रहे। 3 और 4 इसमें, 3 और 4 इसमें। अब अगर मेरे को लास्ट स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता होता तब भी मैं बी के साथ जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो 5 स्टेटमेंट देंगे, पांचों के पांचों तो वो करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन में से यही बचता, मैं इसी पे जाता। बट फिर भी अब आपको मैं प्रीवियस ईयर की हेल्प से बताता हूँ भाई कि इसे कैसे करना है। देखो, मुझे पता है कि अंडर टू कोलिशन तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक पेयर वाला क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में जिसमें अंडर टू कोलिशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो मुझे वहां से याद है कि ये तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और मैंने बोला आपको, एनर्जी एजेंसी तो इन पे काम करती ही नहीं है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। वो तो 5 E's पे वर्क करती है, इस पे तो काम नहीं करती। मुझे पता था कि ये इसका सेक्रेटेरिएट हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात बताऊं, मुझे पता था कि क्लाइमेट ग्रुप जो है, क्योंकि वो इधर इंट्रोड्यूस किया गया है और अंडर टू कोलिशन को इंट्रोड्यूस किया है इनके बीच में, क्योंकि दोनों क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा। और वही बात ठीक है, जो क्लाइमेट ग्रुप है वो इसका सेक्रेटेरिएट है। मैं बोल रहा हूं, कनेक्शन ढूंढोगे तो मिलेगा, कनेक्शन ढूंढोगे तो मिलेगा। ठीक है, और ये चीजें मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपसे कि आपको एक बारी में आ जाएगी। मैंने आपको कहा है कि जब आप ये सीरीज पूरी हो जाए आप इसे फिर से 3-3 क्लासेस एक दिन में करना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक दिन में आपको नहीं समझ आ सकता, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा, अब मुझे समझ में आया जो मैं सोच रहा था ना, जो झोल कि इन्होंने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे दी और वो गलत होगी, वो गलत हुई है। और हम 2014 से देखते हुए आ रहे हैं, जब भी ये ऐसा करते हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देते हैं और बोलते कि उसने ये लॉन्च किया है, तो वो हमेशा गलत हुआ है। ठीक है, वो सही तभी होगा ना, मैं आपको बताता हूँ वो सही कब होगा। वो सही तभी होगा जब बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है और अब ये ऑप्शंस के हिसाब से लाजमी बन जाता है कि इसको ठीक होना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक होता है। नहीं तो ऐसे कभी वो ठीक नहीं होता। तो ये गलत है। इसकी जगह जो है, क्लाइमेट ग्रुप के साथ किसने किया था? अलायंस टू सेव एनर्जी, अलायंस टू सेव एनर्जी, इन्होंने ये लॉन्च किया था। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये अंडर टू कोलिशन के बारे में और आईईए के बारे में। ठीक है, क्या है ये? ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये क्या देखता है? ये 5 E's के ऊपर काम करता है, जो मैं आपको, सॉरी, 4 E's के ऊपर काम करता है, जो मैं आपको बता रहा था। 4 E's कौन से हैं? एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, वर्ल्ड वाइड एंगेजमेंट। कहीं भी क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। याद रखना, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर बना था, कब बना था? एसोसिएट मेंबर बना था 2017 में। और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसने साइन करी है इंडिया ने 2021 में, आपको याद रखना है। अंडर टू कोलिशन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट, जो कि कमिटेड किस लिए है कि 2050 या 2050 से पहले हमें नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करना है, जीएचजी का एमिशन करना है जीरो। कब? 2050 तक। जीरो का मतलब, नेट जीरो का मतलब क्या है कि अगर हम किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर भी रहे हैं तो हम उतना ही काम ऐसा करें कि कार्बन क्रेडिट हमारे पास हो या कुछ ऐसा हो जिससे ये जीरो हो जाए। मतलब कि हम इसे, अगर कहीं से आप समझो कि इसे प्रोड्यूस भी किया जा रहा है, तो दूसरी साइड हम इसे कर्व भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेट प्रोडक्ट आता है वो जीरो आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? नेट जीरो कहते हैं। ठीक है, फिर ये अंडर टू कोलिशन 2 बार आ गया, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, तो हमें पता होना चाहिए। अब वैसे भी इसको 10 साल पूरे हो गए हैं, इस साल तो पूछा जाना ही चाहिए। ठीक है, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, अंडर टू कोलिशन को फाइंड किया गया था। तो अब 10 साल पूरे हो गए हैं, 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, इस साल भी पूछ सकता है। समझे इस चीज को? प्लीज इसे याद रखना। ठीक है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो क्या है? क्लाइमेट ग्रुप, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, प्लीज इसे याद रखना। अब उसके बाद आते हैं 43rd क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, बता दिया कि रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो लंग्स है अर्थ के। क्यों? आपको पता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। ठीक है, बोला गया है देन श्योरली वेटलैंड्स जो है वो फंक्शन करते हैं एज अ किडनी। अब किडनी का काम क्या है?
आपको पता है कि किडनी का काम है जो वो ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं, जो मतलब कि जो भी केमिकल्स हैं उनको निकालती है और फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर कर देती है। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको ब्लड से बाहर करती है, ये पता है हमें। तो यही यहाँ पे ढूँढो आप, यही ढूँढो यहाँ पे। यही जब आप ढूँढने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या कर रहा है, किडनी का किडनी का जैसा काम वेटलैंड का है, तो वेटलैंड क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है हेवी मेटल्स को और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, यही तो किडनी करती है हमारी ब्लड के साथ। तो आप रिलेशन ढूँढो, अगर उन्होंने बोला रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, वो जो मतलब कि बैड एयर है, ठीक है? उसको हमारी बॉडी से बाहर रख रहे हैं, है ना? वैसे ही वेटलैंड क्या कर रहे हैं? वेटलैंड किडनी की तरह काम कर रहे हैं। किडनी का क्या काम है आपके दिमाग में आना चाहिए और उसके हिसाब से आप आंसर मार्क कर सकते थे। बहुत सिंपल था, बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है? 43 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपके 7 से ज़्यादा करेक्ट होंगे। नहीं भी हैं, कोई बात नहीं। विद टाइम, विद प्रैक्टिस एंड जिसे हम कहते हैं कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससीज़ लैंग्वेज आप इसे समझ जाओगे। ठीक है? टाइम लगेगा पर समझ जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को देखो, आपको ही फ़ायदा होगा। देखो, अगर मैं रेगुलर रह रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह उठकर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये फॉर्मेट देखने को मिलता है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ हर पेज में। अगर मैं इसके ऊपर 3 घंटे काम कर 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, मैं 4 घंटे डेली दे सकता हूँ, तो आप भी 1 घंटा पढ़ने पर दे सकते हैं और 1 घंटा अपनी रिसर्च पे दे सकते हैं, ठीक है? मेहनत तो दोनों साइड से करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, है ना? एक साइड से मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कुछ हो पाएगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है जैसे, इस क्वेश्चन में आप देखिए डब्ल्यूएचओ की एयर क्वालिटी गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? इसको भी मैं सिंपली आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज और यूपीएससी की लैंग्वेज से सॉल्व करवा दूँगा। जैसे कि पहली स्टेटमेंट देखो, अगर किसी को पहले पढ़ना होता है ना तो आप पॉज़ कर लेना, ठीक है? पॉज़ कर लेना, अगर मैं किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रहा आपको तो आप क्वेश्चन को पॉज़ कर लेना, वीडियो को पॉज़ कर लेना, ठीक है? और फिर पढ़कर और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना, है ना? अब देखो, बोला गया द 24 आवर मीन ऑफ पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर होता है ये पीएम शुड नॉट एक्सीड 15 म्यूजी मीटर क्यूब, ठीक है? नहीं पता मुझे, ये डेटा नहीं पता कि और एनुअल मीन जो है इसका 2.5 का शुड नॉट एक्सीड इतना मुझे नहीं पता। और 24 आवर और एनुअल मीन, अच्छा 24 आवर बताया गया है और एनुअल मीन बना रखा है, मेरे को नहीं पता भाई ये डेटा करेक्ट है, नहीं पता मेरे को, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। In a year, the highest level of ozone pollution occurring during the period is inclement weather। अब मुझे तो पता था, इतना पता था मुझे यूपीएससी की लैंग्वेज से, वो यहीं पे खेलते हैं। वो बोलते हैं ये चीज़ यहाँ होती है, ये चीज़ वहाँ होती है, ये चीज़ इसने स्टार्ट करी, ये चीज़ तो सिर्फ ये करता है, तब वो चीज़ों को गलत ही करते हैं। अब पता है प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था ये इंक्लीमेंट क्या होता है। इंक्लीमेंट का मतलब सिंपल सा है, कोल्ड और रेनी सीजन। अगर वो कोल्ड और रेनी लिखते तो आप समझ जाते ये गलत है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्लीमेंट लिखा, कोल्ड एंड रेनी। आपको पता है ओजोन पॉल्यूशन तो बैठ जाएगा ना जब रेनी सीजन होगा या कोल्ड एंड रेनी आपको वेदर देखने को मिलेगा, उस टाइम पर तो वो बैठ जाएगा। इस टाइम पर तो इसका सबसे कम लेवल देखने को मिलता है, सबसे हाई लेवल तो ओजोन पॉल्यूशन का कब देखने को मिलता है, जब बहुत ज्यादा हीट होती है। क्यों? जो ओजोन पॉल्यूशन है ना, ये कौन से ओजोन की बात कर रहे हैं? देखो, दो टाइप के ओजोन होते हैं, एक आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, एक आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, एक आपको मिलता है ट्रोपोस्फेयर में। ये सेकेंडरी ओजोन है, ये प्राइमरी है। ये तो गुड ओजोन है, ये गुड ओजोन है जो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है, जो हमें सन की यूवी रेस से बचाती है, दिस इज गुड, गुड ओजोन। जो हमें ये ट्रोपोस्फेयर पे मिल रही है ना, दिस इज बैड ओजोन। क्यों? ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। ये बनती कैसे? जब सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट आने के बाद जो वहीकुलर एमिशन है या फिर हम बोले वीओसीज हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर है, उनकी हेल्प से ये ट्रॉपिकल ओजोन बनती है और ये एज अ पॉल्यूटेंट वर्क करती है। आपको आई में इरिटेशन देखने को मिलेगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एस्थमा को बहुत ज्यादा ये प्रमोट कर देती है, ठीक है? कि जिन लोगों को एस्थमा है वो तो अगर ऐसे
एरिया में है जहां पर ओजोन पॉल्यूशन ज्यादा है उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये बैड ओजोन है। ठीक है, तो इसके लिए सनलाइट होना बहुत जरूरी है अगर इसे फॉर्म होना है। तो ये कहां पर होती है? ये तो तब होती है जब आपको सनी या हॉट वेदर देखने को मिले। कब होती है? सनी और हॉट वेदर देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब मेरे को अपनी यूपीएससी की लैंग्वेज से भी पता था कि जब उन्होंने बोल दिया ये चीज तो यही होती है, ये चीज तो वहां होती है, ये चीज तो इसने स्टार्ट करी, वो वैसे भी गलत है। और फिर आ गया मेरी नॉलेज। मुझे तो पता था सनी एंड हॉट वेदर होना चाहिए, इंक्रीमेंट लिखा, मुझे पता है इंक्रीमेंट कोल्ड एंड रेनी होता है, भाई गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब देखना, PM10 की बात करिए। मुझे सेकंड स्टेटमेंट पता है गलत है, सेकंड स्टेटमेंट से ये कट गया, ये कट गया, अब मैं आगे इस पे। ठीक है, अब जब ये आया तो इससे मुझे पता चल गया पहली स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि दो ऑप्शन में दोनों में वन वन दिया गया। चलो ठीक है, मैं तो खुश हो गया, मुझे पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो इधर आ जाओ, अब देखो, और अगर दोनों ऑप्शन में देखो तो आपको फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ना भी नहीं है। क्यों? फोर्थ स्टेटमेंट दोनों में, तो इसके लिए आपको आगे नहीं पढ़ना। आपको अब थ्री है जो मेन प्रॉब्लम है आपकी, और ये है यहां पर आपकी नॉलेज लगती। क्यों? PM10 की बात करी गई है, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। देखो लंग्स तक तो पहुंच सकता है, लंग्स तक तो पहुंच सकता है क्या? यहां तक पहुंच सकता है, लंग्स तक तो ये पहुंच सकता है PM10। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर 10, जिसका डायमीटर आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 10 होता है। ठीक है, बट ब्लड स्ट्रीम तक इसका पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि ये एल्वियोलाई जो है आपका, एल्वियोलाई जो आपको मतलब लंग्स में देखने को मिलते हैं, उसके थ्रू आपके ब्लड में नहीं घुस पाता। लेकिन वहीं पर जो PM2.5 है, वो एल्वियोलाई के थ्रू आपके ब्लड में भी घुस जाता है ना। होता क्या है, एल्वियोलाई जो आपके लंग्स में आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर जो ब्लड है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लाकर इन एल्वियोलाई के थ्रू बाहर फेंकता है। ठीक है, और वही एल्वियोलाई यहाँ से ऑक्सीजन लेके आते हैं, जो ब्लड वापस कहाँ लेके जाता है, बॉडी में लेके जाता है। अब क्या होता है कि ये जो PM10 है ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते इस एल्वियोलाई के थ्रू। ठीक है, बट ये जो PM2.5 है ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां तक तो ये ठीक था कि पेनिट्रेट कर सकते हैं लंग्स को, बट हाँ आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं घुस सकता PM10। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। तो थोड़ा सा हाँ यार नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज के बिना तो मैं कहता ही हूँ कुछ नहीं हो सकता। बोथ आर इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक के साथ आगे बढ़ जाए। ठीक है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो गलत फहमी है, पहले दूर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओजोन के बारे में बताया है कि बैड ओजोन क्या होती है ना। आपको जो PDF मिलेगी आप इसे पढ़ सकते हैं इजीली। चलिए, गुच्छी। गुच्छी जो है ये हिमाचल में देखने को मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। ये मुझे पता था। ठीक है, मुझे ये नॉर्मल चीज़ है जो पता था कि ये सब्जी जो है वहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है ना। काफ़ी ज़्यादा रेट होता है इसका, शायद पता नहीं 15,000 रुपये किलो या ऐसे करके कुछ 25,000 रुपये किलो, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, बट इतना इसका रेट होता है एंड बहुत महंगी होती है, तो इस वजह से मुझे इसके बारे में पता था। अब थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर्स में था, तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप ठीक कर सकते हो। देखो, बोला गया, पहली स्टेटमेंट पे गए, इट इज अ फंगस। क्या पता, आपको नहीं पता फंगस है, बैक्टीरिया, यीस्ट है, क्या है, हमें क्या पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। हाँ, मुझे अब समझ में आ गया कि हो सकता है कि बोला गया सम, हर जगह ना हो। हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज में मुझे पता था कि माउंटेन्स में मिलता है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में। तो हाँ, कुछ ये नहीं पता था कि सारे हिमालयन फॉरेस्ट में मिले ना मिले, बट मुझे पता है हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि हाँ, कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज में मिले। बहुत ही ज्यादा इन्होंने सिंपल स्टेटमेंट बनाई है और ज्यादा इसे एक्सट्रीम नहीं किया है, तो मैं इसे सही मानता। अब जैसे मैं टू को सही मानता, मेरे दो ऑप्शन चले गए थे। अब मुझे पता है या तो 1 2 करेक्ट होगा या तो 2 3 करेक्ट होगा। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा था, इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स। चलो ठीक है, ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब भी वो ऐसा करते हैं ना, ये चीज तो यहीं मिलती है, ये चीज तो इसी ने स्टार्ट करी थी, है ना। तो यूजुअली वो गलत होती है, क्योंकि उनके लिए बहुत इजी है यहाँ पर वो नॉर्थ वेस्टर्न को नॉर्थ ईस्टर्न कर देना, है ना। तो ये याद रखना, मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में आपको देखने को मिलती है, तो वो तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है ना, वेस्टर्न इंडिया में, वो यहाँ पे थोड़ी है।
तो ये क्या है, ये गलत हो जाता है, और जब ये गलत होता है तो अपने आप ही फर्स्ट करेक्ट हो जाता है कि ये एक टाइप का क्या है, फंगस है। इसको एक और इसका जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, मोवल, इंग्लिश में जो बोलते हैं मशरूम। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। बाकी यार ये देखो, ये नॉलेज कैसे आएगी, मुझे भी कैसे पता चला, करंट अफेयर्स पढ़ के यार, और कैसे पता चलेगा, है ना। कुछ अलग से तो मेरे को ज्ञान आ नहीं रहा कहीं से, करंट अफेयर्स से यार। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में मैं कवर करता हूँ, जो भी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप प्लीज उन सेशंस को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।